तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे हम लोग। तो ऑक्टेडल में स्प्लिटिंग कैसे हुई थी? दो लेवल्स में, नीचे वाले लेवल को T2G बोला था, ऊपर वाले लेवल को EG बोला था, है ना। नीचे ऑर्बिटल थे DXY, DYZ और DXZ, ऊपर जो ऑर्बिटल थे वो DX² माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा नॉट जो था वो ऑक्टेडल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी था। ऊपर का जो पोर्शन था बैरी सेंटर से 0.6 डेल्टा नॉट था, नीचे का 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। CFSE निकाली थी हमने, डेल्टा नॉट इंटू 0.6 इंटू m is the number of electrons in the EG level and माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट इंटू n, जहाँ पे n is the number of electrons in T2G level। फिर हमने सारे केस डिस्कस किए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड भी देखे थे। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस थे इससे क्लियर हो जा रहा होगा, कहीं पे पेयरिंग होती कहीं पे नहीं होती। क्लियर हुआ था बच्चों को? ये वीक फील्ड लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड में कहीं भी पेयरिंग नहीं होती। अगला जो केस था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है, ठीक है। पेयरिंग होती है तो कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग अलग टाइप का दिखाई पड़ता है, ठीक है। हमने CFSE भी निकाली थी हर केस में। इसमें दो केसेस डिस्कस किए थे, डेल्टा नॉट लेस देन पी, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो पेयरिंग विल अकर एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टेहेड्रल की अपोजिट होती है। नीचे के लेवल को E बोलते हैं, ऊपर के लेवल को T2 बोलते हैं, ठीक है। नीचे दो ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर तीन ऑर्बिटल्स हैं। इसमें जो एनर्जी का ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है, ऊपर 0.4 डेल्टा टी है, नीचे माइनस का 0.6 डेल्टा टी, ठीक है। ये याद रखना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो पलट जाता है, ऊपर 0.4 डेल्टा टी आ रहा है, नीचे माइनस का 0.6 डेल्टा टी आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। डेल्टा टी ऑफ कोर्स 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होता है। कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं आ रहा, नहीं कोई पार्टिसिपेंट नहीं। इसके अलावा CFSE निकाला था हमने 0.4 इंटू डेल्टा टी इंटू पी, जहां पे P इलेक्ट्रॉन्स है T2 लेवल में और Q इलेक्ट्रॉन्स है E लेवल में। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो किसको पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? बोलो। लिख देते हैं हम लोग, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस sp3। ओ माय गॉड, यही पढ़ाया मैंने अपने बच्चों को। बाकी लोग बताओ, स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? DSP2 होता है, सही कहा आदित्य ने। फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हाइब्रिडाइजेशन इज DSP2। मैंने अपने बच्चों से कहा था कि दुनिया के सारे प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स विद 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स विद 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, है ना, आर DSP2, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसमें स्प्लिटिंग देख लेते हैं कैसे होती है, ठीक है। बड़ी वियर्ड सी स्प्लिटिंग होती है इसमें। पहले 5 ऑर्बिटल होंगे। स्क्रीन विजिबल नहीं है, सबको दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा, बोलो बेटा। स्क्रीन दिख रहा है मेरे बच्चों को? सब आराम आराम से ज्वाइन करते हैं, है ना। श्रेया तेरे नेट प्रॉब्लम होगी, देख एक बार, स्क्रीन तो सबको दिख रहा है। ओके, वॉइस क्लियर है साहिल? बोल बेटा। चलो, सबको वॉइस क्लियर है ना? ओके। तो मैंने कहा कि जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे तो हमारे ये 5D ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये आइसोलेटेड आयन में होंगे।
जब हम लिगेंड्स लाएंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इनमें स्प्लिटिंग होगी, है ना। तो स्प्लिटिंग कुछ डिफरेंट ढंग से होती है। देखो, हम ऐसा बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी, जो जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, स्क्वायर प्लेनर इज derived फ्रॉम, planar is derived from octahedral complexes by removing two ligands along the z-axis, है ना, by removing two ligands along the z-axis। बेटा सिद्धार्थ, ये क्लास जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर है ना, हो सकता है समझ में ना आए, अगली क्लास से मैं काइंडली स्टार्ट करूंगा, वो समझ में आएगा आपको, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है सिद्धार्थ। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो सकता है समझ में ना आए, अगली क्लास समझ में आएगा, ठीक है। म्यूट कर दो अपना, ठीक। तो स्क्वायर प्लेन इज derived फ्रॉम octahedral complexes by removing two ligands along the z axis, है ना। तो z axis वाले ligands कौन कौन से होते हैं, एक तो dz स्क्वायर होता है, अगर आपको याद हो, है ना, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो dz स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, आपको याद आ रहा है ना, डोनट शेप, ये dz स्क्वायर है। और कौन सा ऑर्बिटल होता है जो z एक्सिस के आसपास होता है, dxz, है ना, x एक्सिस है, z एक्सिस है, इस टाइप से होता है dxz ऑर्बिटल हमारा, ठीक है। जो हमारा डी एक्स जेड ऑर्बिटल है वो कैसा है, इस टाइप से एक्स जेड के बीच में होता है, ठीक है। तो जब हम जेड के अलोंग लिगेंड्स हटाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जो जेड के अलोंग वाले लिगेंड्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, है ना। एक और हो गया हमारा वाई जेड वाला, है ना, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये डी वाई जेड इस टाइप से हो जाएगा। तो जब हम जेड के अलोंग लिगेंड हटाएंगे तो क्या होगा, एक तो डी जेड स्क्वायर, दूसरा डी एक्स जेड, और तीसरा डी वाई जेड, इनकी एनर्जीज कम हो जाएंगी, ये सुनो, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएंगी और बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज बढ़ी होंगी। तो आप देखना कि मैं इन ऑर्बिटल्स को थोड़ा नीचे बनाऊंगा इस बार, है ना। तो पहले T2G और EG बना लेते हैं, ये EG लेवल है, दो ऑर्बिटल्स हैं, ये T2G है, यहाँ तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, T2G और EG, इनमें फर्दर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो फर्दर स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, इस टाइप से होगी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा, दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डी एक्स वाई आ जाएगा, डी एक्स वाई आ जाएगा, अपना जो डी जेड स्क्वायर है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है, अपना जो डी जेड स्क्वायर है वो इसके नीचे आएगा, और जो डी एक्स एक्स जेड और डी वाई जेड थे वो सबसे नीचे जाएंगे, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। सबसे देखो मैंने कहा था ना, जो जेड वाले हैं, है ना, जो भी जेड वाले हैं उनकी एनर्जीज बहुत कम होंगी तो वो सबसे नीचे आ जाएंगे, ये जेड वाला था, ये भी जेड वाला था, है ना, ये भी जेड वाला था, ये नीचे आ गए, बाकी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, एक्स वाई वाले ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इसमें से, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ
नॉलेज मैंने बता दिया आपको, कभी ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ भाई कि कैसे स्प्लिटिंग हुई या क्या हुआ, आज तक नहीं पूछा गया, तो मुझे लगता है आगे भी पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने बता दिया इसको, है ना, ठीक है। बना लो सर। अच्छा, यहाँ जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, और ये वाली स्प्लिटिंग क्या है, हमारी स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है। तो चाहे तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको, दिस वन इज octahedral splitting, and this one is square planar splitting. ठीक है, इतना क्लियर है? नोट कर लो सब लोग, या ऐसा करो नोट मत करो, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, बाद में नोट कर लेना, चलेगा? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं मैं? किसने क्वेश्चन पूछा मेरे से? सर आपने बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैव sp3। ये मैंने कब बता दिया भैया? अरे sp2 कहाँ बोल रहा हूँ मैं, dsp2 बोल रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा है तू, पढ़ा लिखा इंसान। मैंने बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स sp3 होते हैं। अच्छा रुको, इसी नोट्स में पढ़ाया था, मैंने बताया था sp3 टेट्राहेड्रल होता है। हद हो गई। विद्याधर महाराज, थोड़ी नोट्स को रिवीजन कर लिया करो यार, तुम ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, तुम्हें तो अच्छा बच्चा समझता हूँ, पढ़ने वाला विद्यार्थी हमारा, और हमारा पढ़ने वाला विद्यार्थी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ये देखो, ई का लिखा है sp3 मंजे टेट्राहेड्रल, लिखा है, और दिखाते हैं तुम्हें। कहाँ पढ़ाया था मैंने? एक टेबल जैसी बनवाई थी, मुझे याद आ रहा है, बच्चों के लिए। हाँ ये रहा ना, ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल है ना, ध्यान से देखना, दोबारा ऐसा मत बोलना, है ना, धुलाई कर दूंगा मैं तेरी। देख अभी, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, dsp2 बोले तो स्क्वायर प्लेनर। नोट सही करो, नोट्स गलत लिखे हैं, सही करो उसको, ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा ये तो। बाकी सबको याद है ना, sp3 माने टेट्राहेड्रल, dsp2 माने स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये चैप्टर मैंने बहुत लंबा खींचा, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो तुम ये मत समझना कि हमने टाइम वेस्ट किया है, हमने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया टाइम, ठीक है। और लिख के रख लो, बोर्ड में 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें से, है ना, कम से कम 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है, 5 मार्क्स का। और जेई नीट दोनों में आने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, हर साल आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने टाइम वेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक का, है ना। इनऑर्गेनिक का ये समझ लो कि
जितना वेटेज पी ब्लॉक का है उससे आधा वेटेज इस चैप्टर का है ना। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका हाफ वेटेज है, जबकि उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट इन डालो बेटा सब लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये ऐसे डाल दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, ये लिखना है। स्मृति आई, गार्गी आई। कुछ पूछ रहे हो क्या चैट पे तुम लोग? ठीक है, तो बेटा स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो लिखते हैं लोग, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है हायर द चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल आयन द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला पहला पॉइंट लिखो, हायर द चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है, हायर द चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल आयन हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आयन। ठीक है, लिख लो फर्स्ट पॉइंट, हायर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल आयन द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं कि EN अगर 36 आए, है ना, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। इफ EN इज इक्वल टू 36, फैक्टर एटॉमिक नंबर का 36 आ रहा है, देन ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मोर, देन ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मोर, है ना। 36 का मतलब ये है कि इनर्ट गैस लिखना चाहिए मुझे ना, 36 नहीं लिखता हूं मैं, इनर्ट गैस लिख देता हूं, क्योंकि 36 से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। EN किसी को याद है क्या था? स्मृति है इसमें? नहीं है, स्मृति बता, व्हाट इज EN? स्मृति व्हाट इज EN? नोट्स मत लिखो अभी, है ना, नोट्स काइनेटिक्स से पढ़ाऊंगा तब लिखना नोट्स अभी, है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा आज। साहिल तू बता बेटा, EN का मतलब? यस सर। EN मतलब इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर।
उठा के तुझे बाहर फेंक दूं क्या मैं घर आके तेरे? कुछ नहीं पढ़ रहे हो भाई साहब आप। अभिषेक तू बता। अभिषेक। सर इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभिषेक से पूछा मैंने। अभिषेक है मीटिंग में नहीं है। इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? सही है, वेरी गुड। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, खा रहे हैं सो रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा आगे। सर्च करो नोट्स में क्या लिखा है। अभिषेक बता कैसे निकालते हैं ईएन, बोलो। हद हो गई भैया, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो आप लोग। इसी नोट्स में लिखा हुआ है ईएन निकालना। नोट्स बना नहीं रहे क्या तुम लोग? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज प्लस प्लस क्या? ये होता है एटॉमिक नंबर माइनस का चार्ज ऑन द मेटल आयन, ठीक है, प्लस का 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ना कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। कैसे लोग हैं यार। इफ En इज इक्वल टू, En का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफ En इज इक्वल टू atomic number of an inert gas, then the complex is highly stable. दूसरा पॉइंट, ठीक है, मान लो 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उसमें से एक का En36 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब En का मतलब क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। En बोले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन कराए थे यार बहुत सारे, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इस संडे को है ना, आज आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है, इस संडे को मैं कोऑर्डिनेशन का टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। और सभी को प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है आप लोग, जिसके मार्क्स कम आए उसको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा मैं। जो नए बच्चे उनको छोड़ के ऑब्वियसली, है ना, जो पुराने बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ। En is equal to atomic number of an inert gas, then the complex is highly stable, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मेटल आयन, है ना। तो एक दो साइंटिस्ट हैं, एक इरविंग है, दूसरा विलियम, इन्होंने एक ऑर्डर दिया था स्टेबिलिटी, वो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ divalent metal ions of the first transition series, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब जिंक वाली सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। It varies in the following order। अभी थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, ठीक है, उसको हमें याद करना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो जिंक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एक्चुअली कॉपर 2 के कॉम्प्लेक्स, है ना, Mn2 हो जाएगा,
Mn प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स होंगे, इससे स्टेबल होंगे Fe2 के कॉम्प्लेक्स, इससे स्टेबल होंगे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इससे स्टेबल होंगे निकेल 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, इससे स्टेबल होंगे कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, है ना। और कॉपर 2 प्लस से थोड़ा कम स्टेबल होते हैं जिंक 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना सभी को? ये ऑर्डर याद कर लेना स्टेबिलिटी का। मतलब जो जिंक है वो कॉपर से कम है बट निकल से ज्यादा है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसको याद करना पड़ेगा, है ना, कोई ऐसा बेसिस नहीं है हमारे पास, जो बेसिस है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है सिर्फ, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने इसको इरविंग विलियम्स ऑर्डर बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इरविंग विलियम्स ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में बोलेंगे कि जो भी साइन और अमीन कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस से जिसमें हैलाइड एज ए लिगेंड बिहेव करता है, ठीक है। या सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग strong field ligands are more stable. Strong field ligands are more stable. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है NiNH3 का होल 6, 2 प्लस। दूसरा एग्जाम्पल है NiCl6, कितना हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा। दोनों में निकल 2 प्लस स्टेट में है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो हमें पता है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। सबको याद है NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना, और Cl क्या है? Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताइए मुझे? NiNH3 विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो बोल सकते हैं दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इतना क्लियर है बेटा? एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, COH COH2 का होल 6 3 प्लस है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है COCN का होल 6 3 माइनस है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? कौन बताएगा मुझे? विद्याधर बताएगा, बोलो बेटा। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? H2O वर्सेस CN, बता सकते हो विद्याधर महाराज? CN स्ट्रांग होगा ना? यस, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वही ज्यादा स्टेबल। ओके, बाकी लोग नहीं बताएंगे कुछ? बाकी लोग आराम कर रहे हैं। रुतुल कुमार, 43 लोगों की पब्लिक है हमारे पास, है ना। गीतांजलि तू था बेटा, समझ में आया? पायल, प्रतीक, रिया, सतीश महाराज, रिप्लाई करो। ओके,
सब लोग कह रहे हो तो मान लेता हूँ कि CN वाला ज्यादा स्टेबल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए। पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अभिषेक तू बता। अभिषेक फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा FeCN6 है ना, 4 माइनस, है ना, FeCN6 4 माइनस, मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा। तो Fe जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे, एज ए लुईस एसिड या लुईस बेस? यहाँ पे दो स्पीशीज है मेरे पास, Fe2 प्लस है और CN माइनस। अभिषेक बता, Fe कैसे बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड या लुईस बेस? सर लुईस एसिड। और साइनाइड? लुईस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है Fe को। ठीक है। किसी जमाने में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो लुईस बेस होता है ना। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, याद तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे बच्चों को, बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड होता है, और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब बनेगा जब CN माइनस बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और Fe2 प्लस बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं बच्चों को कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा, जब ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है Fe, और जब साइनाइड बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अगर साइनाइड बहुत ही इजिली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ, साइनाइड मस्ट बी ए स्ट्रांग लुईस बेस। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा अगले स्टेटमेंट में कि व्हेन लिगेंड इज ए स्ट्रांग लुईस बेस द कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। ठीक है, लिख लेते हैं ये बात। लिख लो यहाँ पे, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पेन ही नहीं चल रहा हमारा। को मैं फिर से रीशेयर कर रहा हूँ, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेन नहीं चल रहा। वन सेकेंड, है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चल रहा है मेरा।
डॉक्टर बीमार हो गया लग रहा। अच्छा एक क्वेश्चन है, स्नेहा तू बता मुझे, SO3 कैसे बिहेव करेगा? SO3 लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? SO3 लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? बेस नहीं, SO3 लुईस एसिड होता है ना। SO3 में लोन पेयर नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से देगा ये बता, समझा या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्गर द मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना, ऐसे लिख रहा हूं, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कॉमा मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कॉमा मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। चार्ज क्या कह रहा है? सर द कॉम्प्लेक्स हैविंग, क्या बोल रहा है भैया, अफेक्ट द स्टेबिलिटी दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ढंग से लिखो ना, पता नहीं क्या लिख रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा। चार्ज से फर्क नहीं पड़ता है हमें, बेसिकली मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है उससे फर्क पड़ता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, तूने FeH2 का होल 6 लिया है ना, 2 प्लस लिया, वर्सेस FeH2 का होल 6 3 प्लस लिया, इसमें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सोच के बताओ, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए और क्यों, रीजन के साथ, सब लोग ट्राई करो। FeS2 का होल का 6 3+, क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस पे ज्यादा चार्ज है Fe पर, आयन पे, मेटल आयन पे। अच्छा, और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, बाकी लोग बताओ। कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है किसी के पास से? Fe3+ ज्यादा इजीली सेम इलेक्ट्रॉन सब एक्सेप्ट करेगा सर। हाँ, सर Fe3+ वही वाला, क्योंकि वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, किसी का और डिफरेंट व्यू हो तो बताओ। 3+ ही होगा। 3 प्लस ही होगा। मैं कहूँगा 2 प्लस है तो व्हाट विल यू से? चार्ज डेंसिटी निकाल के तो एक्चुअली चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अगर हम वैसे सोचे तो तुम लोग सही कह रहे हो, बट एक्चुअली यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला सीन है ना। तो अगर तुम EN निकालो, इसका EN कितना आएगा, इसका EN आ जाएगा
Fe 26 में से कितना गया, 2 गया, प्लस 6 लिए से 6 to 12 आ गया, कितने हो गए ये 36 हो गया। यहाँ पे ये निकालो, यहाँ EN होगा, बोलो 26 माइनस का 3 प्लस 6 to 12 कितना आ गया, ये 35 ही आ रहा है ना। तो इसका EN जो है वो 36 है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इट इज मोर स्टेबल। तो ये बोल देंगे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर। बात समझ में आ रही है ना सभी को? तुम्हारा लॉजिक सही था, बट द प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे EN वाला रूल जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। ये उत्तेकर महाराज बाहर वेट कर रहे हैं, इनका कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है, क्या किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। अच्छा, क्रोमियम वाले की बात करते हैं। क्रोमियम H2 का होल 6 है ना, CrH2 का होल 6 3 प्लस है, और नहीं क्रोमियम नहीं ले सकते, मैं कोबाल्ट लेता हूं। कोबाल्ट COH2 का होल 6 3 प्लस वर्सेस COH2 का होल 6 2 प्लस। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो पहले EN निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे जो EN आएगा वो जो कोबाल्ट इज 27 माइनस का 3 प्लस 12 कितना आएगा, बोलो बेटा, बोलो। 27 में 3 या 24, 24 12 36, 36 आ जाएगा। इसमें EN निकालो कितना आएगा, इसमें EN आ जाएगा 27 माइनस 2 प्लस 12 कितना आएगा, ये 25 37 37 आ जाए, कितना 37 आएगा ना, 37 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ 3 प्लस वाला स्टेबल होगा, है ना, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, निकिल ले लेते हैं। NiH2 का होल 6 2 प्लस वर्सेस NiH2 का होल 6 3 प्लस। इनमें कंपेयर करो, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सब लोग ये निकालो बेटा। अगर मैंने इसका EN निकाला तो निकल इज 28 माइनस का 2 प्लस 6 to 12 कितना आएगा, ये बताओ। 28 में तो गया 26, ये 38 आ जाएगा, है ना। और अगर इसका EN निकाला तो ये हो जाएगा 28 माइनस का 3 प्लस का 12 कितना आ जाएगा, ये बताओ। 40 में 3 क्या 37, है ना। तो इसमें अब हम अपना वाला रूल लगा सकते हैं कि यहाँ पे निकल का ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, दोनों में लिगेंड क्या है, सिमिलर है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना, जो हमने रूल लिखा था निकल वाला वो यहाँ वैलिड हो जाएगा। 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में 3 प्लस विल बी मोर स्टेबल। अभी क्लियर है? या देखो मैंने हाइपोथेटिकल केस लिया है, हो सकता है Na 3 प्लस एग्जिस्ट ना करता हो, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कब हम 3 प्लस को ज्यादा चार्ज वाले को स्टेबल कब लेंगे, समझ रहे हो ना। मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर 2 प्लस है और यहाँ वर्सेस 3 प्लस है, तो अगर EN वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ज्यादा चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अभी क्लियर है? यस और नो? स्वराज सर तू डाउट बता। है। हाँ क्या डाउट है, बता। हाँ सर, सर जो 3 प्लस वाला केस है उसमें एटॉमिक नंबर 37 आ रहा है जो अल्कली मेटल का होता है, और 38 अल्कलाइन अर्थ मेटल का अरे है। यार, हमने सिर्फ इनर्ट गैस की बात की है, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल से फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। वो है तो निकल ही, अल्कली मेटल थोड़ी ना बन गया वो, समझ रहे हैं ना। सर पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वही है ना, एटॉमिक नंबर वही है ना उसका। ना ना, अपने अलग से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का जो बिहेवियर है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब तुम ये बोलो ये अल्कली मेटल बन गया, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल बन गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर उतने इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी जो रूल्स लिख रहे हैं उसी के बेसिस पे चेक करेंगे। क्लियर है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहां पे क्या केस लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को ज्यादा स्टेबल लेंगे। ठीक है, जब EN किसी का 36 आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। जब EN 36 नहीं आ रहा है दोनों केसेस में, तो वो उसको ज्यादा स्टेबल लेंगे जिसमें चार्ज ज्यादा होगा मेटल आयन। ठीक है, ये हम ध्यान रखें। क्लियर है? चलो क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा, टेंशन मत लो इतना ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पॉइंट नंबर 6 है ना, 6 पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं नेक्स्ट। द चिलेटिंग लिगेंड्स form the more stable complex as compared to monodentate ligands. Chelating ligands form more stable complex as compared to monodentate ligands. बहुत ही क्लासिक एग्जांपल अपने पास Na वाला है, NiDMG का होल ट्वाइस। किसी को याद आ रहा है इसका पूरा नाम? NiDMG का होल ट्वाइस वर्सेस NiCl4 2-। अगर हम इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो ये मच मच स्टेबल होता है ना। DMG का मतलब यहाँ पे है, बोलो DMG का मतलब, DMG मतलब ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। कौन, अभिषेक बोल रहा है ना? तो चाटे मारने पड़ेंगे अभिषेक। DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, है ना। DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। कैसे लोग हैं, याद नहीं रहता, मैंने क्लास में बनवाया हुआ है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें चीलेट बनता है। चलो बता ही देता हूँ फिर से। DMG का मतलब क्या हुआ, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो C डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड N O माइनस हो जाएगा। याद है किसी को? CH3 फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड N O माइनस डबल बॉन्ड N OH, ठीक है, CH3 और यहाँ भी हो जाएगा CH3। याद आ रहा है? ये बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद है? भूल गए? देखना मेरी तरफ ध्यान से। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो रिंग के, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, बहुत ही स्टेबल। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, बहुत ही स्टेबल। जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम इधर देखें तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग भी बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, ऐसा जो बना है इसको हम चीला बोलते हैं या चिलेट बोलते हैं। याद आ रहा है? नॉर्थ इंडिया वाले बेसन को पानी में घोलते हैं और उसको तवे पे डाल देते हैं, है ना, घी के साथ, दैट इज कॉल्ड चीला। तो चीला ऐसा ही है ये। ठीक है, जब भी चीलेट बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। चीलेट है इसलिए हाईली स्टेबल। मैंने बताया था ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स बनता है और पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ना, इज वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर। बना लो ये फिगर मन करे तो, ये तो बना लो सब लोग, है ना। NiDMG का होल ट्वाइस, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल, सॉरी, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल 2 कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है ना? इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल 2।
पता नहीं याद है या नहीं है, भूल गए होंगे। क्लास शायद बहुत दिन बाद हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। बच्चे भूल गए सुमित सर को। इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। तो इसमें कई ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो मल्टीडेंटेड होते हैं, मल्टीडेंटेड या पॉलीडेंटेड होते हैं, और जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। उनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ठीक है, लिख लेते हैं, है ना। इसको मैं इस टाइप से लिखने वाला हूं, मेरा पेन सही नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, इसे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल में जैसे एक एक में कॉम्प्लेक्स लेता हूं सीओ ईएन का होल थ्राइस 3+, दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं सीओ सीएल6 3+। देखना आप लोग बेटा, फिर से मेरा पेन हैंग कर गया। मेरा कंप्यूटर भी बूढ़ा हो रहा है मेरी तरह। ठीक है, सीओ ईएन का होल थ्राइस 3+, और सीओ सीएल6 3-, है ना। मैं दो कॉम्प्लेक्स टेबल कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों को बना के देखते हैं। ठीक है, बना के देखते हैं कैसे बनेंगे। तो अगर आपको याद हो तो ईएन क्या होता है, ईएन होता है NH2 CH2 एथिलीन डायमीन, CH2 CH2 NH2 और NH2। याद आया, NH2 NH2 CH2 CH2। ठीक है, NH2 NH2 CH2 और CH2, है ना। इस तरीके से बनाया मैंने। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें बेटा आप देख रहे हो कितने मेंबर्स की रिंग बन रही है, देखो। अगर मैं मेंबर्स काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल होते हैं, है ना। हर 3 5 मेंबर रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे गए हैं, है ना। सी से मैं बल्कि ग्रुप लगा देता। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो सिंपल स्ट्रक्चर है, सीओ 1 2 3 4 5 और 6, ये Cl- लगे हुए। क्या हो रहा है ये, Cl-, 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 Cl-। ठीक है, तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स है,
या कोबाल्ट 3+ स्टेट में है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, दिस विल बी मच मच स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स हैं वो कैसे हैं, साइक्लिक लिगेंड्स हैं और कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ये क्लियर है सभी को? यस और नो? रिप्लाई कर दो भाई चैट में, समझ में आया नहीं आया? साहिल, स्वराज, विश्वजीत, अभिषेक तू बता, क्लियर है तुझे? ओके, ठीक है चालिल। तो ये तो स्टेबिलिटी की बातें हो गई, और जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे और आपको डिस्कस करूंगा कुछ भी आया तो। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है सिनर्जिस्टिक बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स, है ना। ठीक है, तो में से किसी ने पूछा था कि सर लिगेंड और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड का मतलब क्या है ना, तो ये मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। सिनर्जिस्टिक बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल है जैसे FeCO का होल 5 है फॉर एग्जांपल, FeCO का होल 5 है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग NiCO का होल 4, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था जेई में, है ना। क्वेश्चन ऐसा था कुछ, देखना एक बार, कि CO जो गैस है, CO की जो बॉन्ड लेंथ है इन जनरल मान लेते हैं वो 1.12 एंगस्ट्रॉम है ना। CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो इन जनरल कितनी है, 1.12 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको बताना था कि FeCO का होल 5 में, FeCO का होल 5 में जो CO की बॉन्ड लेंथ है ना, वो कितनी होगी, है ना। ये अगर x हो किसके अंदर, मेटल कार्बोनिल में, तो आपको बताना था x की वैल्यू क्या है। चार ऑप्शन दिए थे, ठीक है। बच्चों को चार ऑप्शन दे रखे थे। पहला था 1.32 एंगस्ट्रॉम, दूसरा था 1.01 एंगस्ट्रॉम, तीसरा था 1.11 एंगस्ट्रॉम, और चौथा था 1.80 एंगस्ट्रॉम। ये चार ऑप्शंस थे, ठीक है। तो आपको सोच के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं, ये ऑप्शन 1.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप सोचो एक बार कौन सा आंसर हो सकता है। वैसे एनी गेस, वाइल्ड गेस? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और सी ज्यादा छोटा भी नहीं है 1.12 से। हाँ बोलो बेटा। यार कुछ बच्चों का ना सीटी फॉर्म का थोड़ा सा कुछ काम था, इसलिए फोन आ रहा है मुझे बार बार। हाँ बोलो। सी हो सकता है, ए क्यों कह रहा विद्याधर, बता बेटा, ए कैसे कह सकता है तू, ऑन व्हाट बेसिस? एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो ना भैया, तुक्का मार रहे हो। कौन बताएगा मुझे? रिद्धि है लेक्चर में, रिद्धि तू बता। तो बस मूवी देखती रहती है बैठ के। रिद्धि कहाँ गई? सर शायद सी पर।
रिद्धि है क्लास में, बोलती क्यों नहीं है? रिप्लाई कर रिद्धि, कौन सा आंसर होगा इस केस में एंड वाई? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। अच्छा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। जो सिनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिनर्जी? बता स्मृति, तू बता मुझे, व्हाट इज सिनर्जी? बोलते ना कि हम दोनों के बीच में अच्छी सिनर्जी है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हम दोनों के बीच में जो एक्सचेंज है ना आइडियाज का, वो बड़ा अच्छा हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनर्जिस्टिक बॉन्ड है इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है और दूसरा कार्बोनिल है, कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड हो है, जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? कार्बन का लोन पेयर मेटल के पास जाता है, ये तो नॉर्मल बॉन्ड हो गया, है ना। ये बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ठीक है। अब जब मेटल के ऑर्बिटल्स फिल हो गए तो व्हाट हैपेंस? मेटल के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं, इनमें से थोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है सीओ के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, है ना। ये कुछ ज्यादा हो गया, मैं बोलता हूं क्या क्या हुआ यहाँ पे, है ना। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? लोन पेयर ऑफ कार्बन इज डोनेटेड टू, लोन पेयर ऑफ कार्बन डोनेटेड टू मेटल, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो पॉइंट है वो होता है कि इसका जो लोन पेयर है ना, लोन पे सॉरी, some electron density is transferred from filled d orbital of metal to vacant anti-bonding molecular orbital of CO। दो चीजें हो रही हैं, एक तो कार्बन से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, दूसरा मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है एंटी बॉन्डिंग, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ में, है ना। तो इससे इससे क्या होगा? मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। दिस मींस सिंप्लाइज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन metal and carbon increases, bond order between metal and carbon increases, this implies bond order between carbon and oxygen decreases, bond order between carbon and oxygen decreases। ये बात समझ में आई सबको क्या बता रहा हूं मैं? देखो, अगर मेटल, देखो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कहीं नए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। तो कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, एक सिंगल बॉन्ड बना। जब मेटल बैक डोनेशन करता है ना, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या है ये? काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग है। तो जब बैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कार्बन और मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, है ना, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स की फ्रेंडशिप पहले किसके साथ थी? वाई के साथ थी। बट क्या हुआ विद टाइम, मिस्टर एक्स की फ्रेंडशिप जेड के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई, है ना। जब मिस्टर एक्स की फ्रेंडशिप जेड के साथ स्ट्रांग होगी तो व्हाट विल हैपन? वाई से थोड़ी वीक हो जाएगी। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है कम हो जाएगा, मतलब सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी अभिषेक? सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज ओ इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आंसर कौन सा सही होना चाहिए? देखो, इंक्रीज होने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो डी है और एक ए है, तो कौन सा सही लग रहा है?
सर ठीक है ज्यादा 1.8 कुछ ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्टली 1.32 होगी। एग्जैक्टली मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ेगी सिंगल बॉन्ड से भी छोटी हो जाए, सिंगल बॉन्ड से भी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, है ना। ये ऑप्शन सही है हमारा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो रीजनेबली इंक्रीज हुआ है, डी में तो बहुत बढ़ा दिया ना इन्होंने, 1.80 कर दिया। तो ऐसा नहीं बॉन्ड लेंथ इतनी बढ़ जाएगी सिंगल बॉन्ड हो जाए सी और ओ के बीच में। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पढ़ो एक बार क्या लिखा मैंने। ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, नीट में भी आया है, बोर्ड्स में भी आता है ना। तू बता हर्षल। वाला पॉइंट बता दीजिए, क्या? पॉइंट रिपीट कर दीजिए। अच्छा सेकंड वाला पॉइंट। यार मैं ये कह रहा हूँ, अगर सीयू का तू एमओ स्ट्रक्चर बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए, तो सिग्मा 1s होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है, याद है ना। तो ये जो होते हैं इन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, सिग्मा स्टार वाले, पाई स्टार वाले, है ना, याद है। सिग्मा स्टार पाई स्टार को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मेटल से इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए क्या होता है सी और एम के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वही चीज मैंने लिखी है, मैंने लिखा है कि सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के डी ऑर्बिटल से कहां पे, कार्बन, टू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ। सीओ का जो पाई स्टार या सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है मेटल कार्बन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। जब इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो सीओ बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यहीं पे मैं लिख देता हूं दिस इंप्लाइज। अभी क्लियर है अभिषेक? दिस इंप्लाइज सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक, नोट कर लो इतना सब लोग। तो ये तुम्हारा हो गया सिनर्जिस्टिक बॉन्ड। इसमें लास्ट चीज बची कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वो बता देता हूं, बस ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चंस काफी किए थे हमने ऑलरेडी, आप लोग थोड़ा खुद से ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ काइनेटिक स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फील आ रही है। कौन? बातें नहीं, म्यूट करो पहले अपना। हाँ।
MCO में रेजोनेंस हो सकता है क्या? रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस नहीं है ये, इट्स नॉट ए रेजोनेंस, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग विच इज नोन एज सिनर्जिस्टिक बॉन्ड। रेजोनेंस अलग चीज है। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की जगह अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेट होके एम और सी के बीच में हो गए तो बॉन्ड बना लिया तो वैसा नहीं हो रहा है ना यार, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला क्या कि CO के पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? मैंने ये कहा कि M के फील्ड D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? कार्बन की तरफ आ रहे हैं, या ऐसा कह लो एंटी बॉन्डिंग MO की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने CO को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है, ठीक है? तुम CO को अलग अलग मत समझो। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं मेटल से, तो हमने CO को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है, ठीक है? CO का एक सिंगल एंटाइटी माना है, रेजोनेंस नहीं है यार। रेजोनेंस जो 6 केसेस लिखाए थे वहीं होता है बस, और कहीं नहीं होता, ठीक है? और एक्चुअली सच बोलूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं रेजोनेंस नहीं होता है ना, मतलब अपने वही कार्बोनेट वगैरह छोड़ दे अगर, उसके अलावा हम कहीं रेजोनेंस नहीं पढ़ते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अभिषेक, सोल्यूशन चैप्टर क्या बाकी था सोल्यूशन में? काफी लोगों का कुछ बाकी है ना सोल्यूशंस में, वही पूरा करा दूं आज? ग्राफ नहीं हुए थे आगे के, रॉल्ट्स ला के आगे। अच्छा, कितनों ने सोल्यूशन पूरा पढ़ लिया है? चैट पे लिख के भेजो। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो लिख के भेजो, जिन्होंने पढ़ लिया वो यस लिख के भेजो। सोल्यूशन चैप्टर, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो लिख के भेजें। बस 5 ही लोग क्लास कर रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई करना भी नहीं सही समझते, इसीलिए मुझे ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं है। काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है, ओके। कितनों ने सोल्यूशन का एक लेक्चर किया हुआ है ना? एटलीस्ट 1 लेक्चर ऑफ सोल्यूशन। बट ये खंडाला वालों ने नहीं किया होगा, ये भी एक समस्या है। खंडाला के बच्चों ने सोल्यूशन नहीं किया है शायद, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले खंडाला का एक लेक्चर ले लेता हूँ, ठीक है? साक्षी किया है, अच्छा। बाकी खंडाला के बच्चे रिप्लाई करो, सोल्यूशन का एक लेक्चर किया हुआ है आपने? नहीं किया? पायल तू बता। अच्छा, निशा का भी नहीं हुआ है, ओके। नो प्रॉब्लम, मैं सोल्यूशन शुरू से ही पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभिषेक आज रुक जा, सुन, आज रुक जा, मैं इसे अगले वीक में सोल्यूशन खत्म कर दूंगा, है ना? हर हालत में टेंशन मत ले फिर, ठीक है? या क्लास के बाद कॉल करो मुझे एक बार, अभिषेक, है ना? मैं शुरू से पढ़ाऊंगा निशा, है ना? टेंशन मत लो, पूरा सोल्यूशन चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है? सबको। बात ये ना, पहले यहाँ पुणे में बैचेस स्टार्ट हो गए थे, खंडाला वालों ने बाद में ज्वाइन किया, है ना? इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। प्रभात सर तो बेचारे अभी भी अलग अलग क्लास ले रहे हैं। चलो एक लास्ट चीज है, कलर वाला, वो भी देख लो, है ना? संकट खत्म हो फिर, है ना? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट हेडिंग है कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, है ना? कलर इन
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखो कलर दिखने के दो तरीके होते हैं, है ना, दो तरीके होते हैं। इसमें से जो पहला तरीका होता है उसे हम बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है डी ट्रांजिशन? जो दूसरा तरीका है वो है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन का एग्जांपल है हमारे पास CuNH3 का होल 4 2+। ठीक है, इसके अलावा K4FeCN6 K4FeCN6। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, K2Cr2O7। एक्चुअली अपने जो सिलेबस में है वो ये वाला है बस, है ना, दूसरा वाला अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया कि ऐसा भी होता है कि चार्ज ट्रांसफर से कलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कलर कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, एक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उसका नाम है CuNH3 का होल 4 है ना 2+। 2+, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे तुमने एक व्हाइट लाइट गिराई है ना, व्हाइट लाइट है ये, व्हाइट लाइट में कौन कौन से रेडिएशंस हैं? विबग्योर है पूरा। ठीक है, विबग्योर है। जब ये कॉम्प्लेक्स पे गिरा, है ना, इस कॉम्प्लेक्स को मैं ए बोल देता हूं, जब ये कॉम्प्लेक्स ए पे गिरा तो क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक लेवल से दूसरे लेवल में एक्साइट हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक लेवल से दूसरे लेवल में एक्साइट हो गए, है ना। इसको किसी तरीके से दिखाता हूं मैं। इसमें ए के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, डी इलेक्ट्रॉन्स, वो एक लेवल से मान लेते हैं दूसरे लेवल में एक्साइट हो गए, है ना। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूँ ब्राउन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये बाद में यहाँ से यहाँ आ गया सपोज, है ना, तो ये यहाँ से ट्रांजिशन हुआ। तो ये जो ट्रांजिशन इसे हम बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, हम मान लेते हैं इस प्रोसेस में रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई? रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई। तो बची हुई लाइट में क्या बचा बोलो? इसमें जो बचा VIB GYO ये बचा, इनका जो रिजल्टेंट कलर है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम किसी कॉम्प्लेक्स से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसमें कोई तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है उसके अलावा जो बचे हुए कलर हैं वो एक सिंगल कलर के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बात समझ में आ रही है सबको? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? जो कलर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेगा उसके अलावा जो बचे हुए कलर्स हैं उनका एक मिक्सचर हमें एज ए कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाई पड़ेगा, है ना, उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ओके ओके, बाकी लोग? हाँ साहिल, तेरा आयनिक बचा है, क्या बचा है आयनिक में? तू मुझे कॉल कर साहिल क्लास के बाद, है ना, मैं फ्री हूँ लगभग रात के 11 बजे तक, तो मुझे कॉल कर तू क्लास खत्म होने के बाद 11 बजे तक। ठीक है साहिल, कॉल मी। ओके ओके, ओके सर। चलो मतलब सबको समझ में आ गया। चलो ठीक, देखते हैं कितना समझ में आया, है ना। तो मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बता रहा हूँ, ठीक है, बस ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस पे विबग्योर लिख रहा हूं, है ना, तो वी लिखने के बाद स्पेस छोड़ दिया मैंने, सॉरी, VIB GY
ओ आर, और वी और आर के बीच में एक स्पेस छूट गया, ठीक है, इसको आर आर डैश बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो VIBGYOR। अब देखना, जो एक तरफ मैं कलर लिख रहा हूं, दूसरी तरफ मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख रहा हूं। तो अगर कलर सपोज हमारा एब्जॉर्ब कलर है ना, एब्जॉर्ब कलर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर हमारा ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो कॉम्प्लेक्स कलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड, ठीक है। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, तो ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो इसका भी रेड और वॉयलेट के बीच का हो जाएगा, है ना, तो इसको भी हम लाइट रेड बोल दे रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ है ना, अगर इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ है तो फिर कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ है तो येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेंगे। एक सर्कल लिया मैंने, उसमें विग्योर कलर्स लिखे, आर और आर डैश 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, ये भी अप्रोक्सीमेट कलर्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कोई फाइन लाइन नहीं है कि नहीं यही कलर होगा, है ना। ब्लू को थोड़ा सा पर्पल से भी हम, मतलब ब्लू या पर्पल को हम सेम मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लू है तो उसे पर्पल नहीं बोल सकते, ठीक है। जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए है ये, है ना। बहुत टेंशन मत लेना, पूछा नहीं जाता आपसे कैसा कलर आएगा, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। तो कलर का भी पार्ट हो गया। इसमें जो दूसरा पार्ट है, इसमें कलर कैसे आता है ना, केमनोफोर है। तो केमनोफोर में होता क्या है, Mn है ना, और 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन जो है वो एज ए लिगेंड बिहेव करते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है ना, ऑक्सीजन टू मेटल क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए कलर दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो कलर्स दिखाई पड़ते हैं, दोनों में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, इसमें भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, इससे दिखाई पड़ता है। अपने सिलेबस में नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, ऐसे ही लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। मैंने आपको शीट दी थी, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन जो नहीं होंगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। टाइम कितना बचा अपने पास, एक तो आप लोग टाइम से आते नहीं हो, 20 मिनट तो खराब हो जाते हैं वेट करने में आपका। आज भी क्लास टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाई। 20 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स का जो यहाँ पे मतलब है वो है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन की स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर इज यस, रिएक्शन की स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, देखता हूं मैं साहिल अभी, है ना। कौन है जो वेटिंग रूम में है, विकास। काइनेटिक्स का मतलब होता है बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में जो मोस्टली डील करने वाले हैं वो स्पीड ऑफ रिएक्शन से डील करने वाले हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर। बच्चों को अगर याद हो तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता था, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसकी स्पीड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आंसर इज यस। आपने कोई फैक्ट्री लगाई केमिकल की और आपने कंपाउंड बनाना स्टार्ट किया, कंपाउंड बनाने की जो स्पीड थी वो मान लेते हैं 2 किलोग्राम पर ईयर थी। तो एक साल में आप 2 किलो कंपाउंड बना पाओगे, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, आंसर इज नो। तो जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन की स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें जल्दी से मैक्सिमम कंपाउंड बनाना होता है कम कॉस्ट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस करने के लिए हम कई बार कैटलिस्ट यूज करते हैं।
कई बार रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो जाती है। ठीक है, तो जो भी स्पीड से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले वो मैं बताता हूँ बच्चों को अपने। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ने वाले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तीसरा पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्लिप में बताया था बट मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। चौथा जो पॉइंट है वो है कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैटलिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, पांचवा जो है वो है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, छठा जो टॉपिक है वो रेट कांस्टेंट का है। रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे भी हम। ठीक है, इसके अलावा हम पैरेलल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। जो रेट लॉ है इसका डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है हमें, ना, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है, एक क्वेश्चन ही आएगा, बस यही है ना। आपको सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है वैसे, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। अभिषेक बता बेटा क्या होती है स्पीड ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होती है पहले तो ये बताओ, है ना। बताओ अभिषेक महाराज। फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट स्पीड, क्या लिख रहा है ये। और कोई बताओ। स्वराज तू बता। निशा बेटा आप बताओ, क्लिप में पढ़ा होगा आपने, स्पीड ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या होता है। निशा, विराज, पायल, सब शांत है, कोई नहीं बता रहा मुझे। बताओ भाई रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव्ड, नहीं गलत है यार। स्पीड ऑफ रिएक्शन लिखा है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। और केमिस्ट्री में डिस्टेंस तो आएगी नहीं। केमिस्ट्री में क्या चेंज होता है समय के साथ साथ। केमिस्ट्री में समय के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो हम बोल सकते हैं rate of reaction is defined as the change in concentration change in concentration. Rate of reaction is defined as the change in concentration of reactants or products
per unit time. Change in concentration of reactants or products per unit time. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये जो पर यूनिट टाइम लिया है ये हम यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन थी हमारी 2A प्लस 3B गिव्स यू 4C, ऐसी कोई रिएक्शन थी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो जाएगी सिंपली, रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं, है ना, इन जनरल तो R इक्वल टू हम dc/dt लिख सकते हैं, है ना, बट जब हम रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनसे डिवाइड करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2 dA/dt, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A पर यूनिट टाइम, बट dA नेगेटिव होगा क्योंकि A कम हो रहा है रिएक्शन के साथ साथ, तो इसमें माइनस साइन लगाते हैं बिकॉज हमारा रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, यहाँ माइनस साइन लगाया बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए डीए नेगेटिव होगा, तो हमारी वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स में कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। वैसे बी के लिए देखो, इसको लिखेंगे माइनस का 1/3 dB/dt, ठीक है, माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि डीबी नेगेटिव है। इसी को लिख सकते हैं हम लोग प्लस का 1/4 dc/dt, प्लस का 1/4 dc/dt, ये हो जाएगा हमारा रेट फॉर द रिएक्शन, अबव रिएक्शन। ये क्लियर सभी को? इसमें जो R है वो क्या है? R इज रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। इन जनरल क्या बोलेंगे हम लोग? R को dc/dt बोल देंगे, है ना। इन जनरल हम बोल सकते हैं, इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू dc/dt, है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो R लिखा है ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट है। कौन सा रेट है ये? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, ठीक है। R जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये R इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट है, ठीक है। अगर मुझे एवरेज रिएक्शन रेट निकालना हो तो एवरेज रिएक्शन रेट जो होगा वो हो जाएगा डीसी के बजाय हम डेल्टा सी ले लेंगे डिवाइड बाय डेल्टा टी ले लेंगे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। किसको पता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन टाइम कर्व बनाऊं, है ना, अगर मैंने कर्व बनाया जो कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, तो सीटी कर्व में ये dc/dt क्या देता है मुझे? एनी गैस? विद्याधर बताओ बेटा, सीटी कर्व में dc/dt क्या देगा मुझे? बता दे यार। तुम में से कौन बताएगा मुझे? स्मृति तू बता बेटा, dc/dt क्या देगा मुझे? The slope किसका स्लोप? एवरेज graph का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अरे महान इंसान, किसका स्लोप देगा? टेंजेंट का स्लोप देगा, ये बोलो ना। अगर मैं dc/dt निकालना हो तो किसी भी पॉइंट पे जो dc/dt है वो क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप होगा, है ना। ये कर्व है, कंसंट्रेशन टाइम कर्व, ये टेंजेंट है हमारी, है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। ये जो थीटा है, अगर मैं इस एंगल को थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा लिख दूं, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा ही dc/dt हो जाएगा। कंसंट्रेशन टाइम कर्व में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अभी क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में, द स्लोप ऑफ टेंजेंट in concentration time curve gives us rate of reaction। थोड़ा मैथ्स की बातें कर रहे हैं, परेशान मत होना, समझ में ना आया तो पूछना, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ए कंसंट्रेशन टाइम कर्व गिव्स अस रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी
dx by dt हो, वो क्या देता है मुझे? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये डेल्टा c by डेल्टा t क्या देगा? बोलो बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर है। देखो कैसे, मैंने एक ग्राफ लिया, कंसंट्रेशन लिया, टाइम लिया, यहाँ पे कर्व बनाया, ठीक है, इसमें एक लाइन खींच दी, ठीक है, इसे, ये जो लाइन बनी है इसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, टेंजेंट अलग चीज है, ये कॉर्ड है। ये टाइम हो गया t1, है ना, ये वाला टाइम हो गया t2। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ये टाइम हो गया t1, ये टाइम हो गया t2, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया c1, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया c2, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होगा दैट विल बी c2 minus c1 अपॉन t2 minus t1, ठीक है, c2 minus c1 अपॉन t2 minus t1, इसी को हम डेल्टा c बाई डेल्टा t बोलते हैं, और यही हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। कितने लोगों को डाउट है बताओ, मैं डाउट क्लियर करता हूं तुम्हारा। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? बोलो बेटा, क्लियर है? बाकी लोग बताओ ना, बाकी लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, सो रहे हैं बाकी लोग। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन A gives you product if the concentration of A changes from 20 moles per liter to 5 moles per liter in 30 seconds. In 30 seconds, then find the average rate of reaction. ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो? इसमें जो C1 दिया है वो 20 दिया है, ठीक है, C2 जो दिया है वो कितना दिया है? 5 दिया है ना, टाइम कितना दिया है? टाइम क्या, डेल्टा टी दिया है इन्होंने मुझे, सीधे 30 सेकेंड्स दिया है ना। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा R विल बी मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा टी। लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 हो जाएगा 15, मैंने सीधे प्लस वैल्यू लिखा है, डिवाइड बाय 30, कितना आ गया बोलो? 0.5 मोल्स पर लीटर
पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि भाई 30 सेकेंड्स में कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर से 5 मोल पर लीटर हो जाती है, तो रेट कितना है? तो रेट हो जाएगा हमारा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी हो जाएगा 20 माइनस 5 या 5 माइनस 20, उसका मॉडुलस ले लेंगे क्योंकि मुझे रेट को नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है, डिवाइड बाय 30, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 मोल पर लीटर। समझ में आया साहिल? ठीक है, बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है इतना? चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना? अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा इसी को। क्वेश्चंस जो भी आपके हों पूछना मेरे से, है ना, डाउट्स वगैरह। अगली क्लास में पहले डाउट्स करेंगे, फिर काइनेटिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। क्या क्या डाउट है साहिल? साहिल डाउट देखता हूँ मैं तेरा डाउट, है ना, तूने फोन पे भेजा है ना?